बड़ी खबर आ रही है जो आपके सामने रख रहे हैं। आंधी बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। सहरसा में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश से एक विशाल पेड़ गिरा। पेड़ गिरने की वजह से सहरसा, सुपौल और दरभंगा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर यातायात पूरी तरीके से ठप हो चुका है। घटना सदर थाना क्षेत्र के राहुआ नहर के पास की ये बताई जा रही है। वाहनों की लंबी कतार लग चुकी है, लोग परेशान हो चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पेड़ गिरते ही दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें दिखी। लोग घंटों जाम में फंसे रहे। फिलहाल लोग वैकल्पिक मार्गों का सहारा ले रहे हैं, जबकि प्रशासन की टीम रास्ते को खाली कराने में लगी हुई है। ये तस्वीरें आप सहरसा की देख रहे हैं, जहां पर वाहनों की लंबी कतार आपको दिख रही होगी। लोग वैकल्पिक मार्ग का सहारा ले रहे हैं आवाजाही करने के लिए। एक विशालकाय पेड़ गिरा जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। आंधी, बारिश, बदलता मौसम का मिजाज लोगों की कैसे परेशानी बढ़ा रहा है, उसकी बानगी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सहरसा की ये तस्वीर जहां वाहनों की लंबी कतार और लोगों की परेशानी बढ़ी। और चलिए अगली खबर अब आपके सामने सिवान से रख रहे हैं, जहां पर भोजपुरी स्टार का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में वो हादसा होते होते बचे हैं। ये देखिए खेसारी लाल यादव की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हादसा ये होते होते बचा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बुलेट से गिरते गिरते बचे। और दरअसल खेसारी लाल यादव महाराजगंज के केथुआ सारंगपुर में एक कार्यक्रम के लिए पहुंचे हुए थे। बुलेट पर सवार होकर कच्ची सड़क से वो निकल रहे थे, तभी बुलेट सड़क के किनारे फिसल गया। और बुलेट सड़क के किनारे जब फिसला तो इस पर खेसारी लाल यादव बैठे हुए थे और वो कोशिश कर रहे थे बुलेट को निकालने के लिए, लेकिन उस वक्त उनकी जो बाइक है वो फिसलती हुई दिखी, जिसका वीडियो अब काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और चलिए अब आपके सामने दानापुर से आई एक तस्वीर रखने जा रहे हैं। दानापुर की ये तस्वीरें गंभीर सवाल भी उठा रही हैं और हालात यहां गंभीरता को बखूबी बयां कर रही है। दियारा के 6 पंचायतों को जोड़ने वाला पीपा पुल इस समय जाम का जंजाल बन चुका है। तस्वीरों में दूर दूर तक वाहनों की लंबी कतारें आपको नजर आ रही होंगी और लोग घंटों तक यहां पर फंसे रहे। पानापुर दियारा की ओर से जाने वाला चढ़ाव बेहद फिसलन भरा है, खतरनाक हो चुका है। गाड़ियां बार बार फिसलकर पलट जा रही हैं, जिससे कि जाम और भी भयावह वहां पर होता जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात है कि लगातार शिकायतों के बावजूद यहां पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये तस्वीर देखिए, ये जो मार्ग है इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि फिसलन भरा हो चुका है। आए दिन यहाँ पर हादसे होते हैं, घंटों जाम की स्थिति बन जाती है। और ये जो तस्वीर आप देखिए, ये देखिए दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ लंबी कतार वाहनों की दिखेगी। साइड से आप देखिए जो बाइक सवार हैं वो अपनी गाड़ी को निकालते हुए दिखाई देते हैं। कई बार इस कोशिश में वो फिसल कर नीचे गिर जाते हैं और इसी से अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर यहाँ पर इंतजाम क्यों नहीं किया जा रहा है। घंटों जाम की स्थिति बनती है, लोगों का समय बर्बाद होता है, लोग परेशान होते हैं। कई बार शिकायतें दी जा चुकी हैं और कोई इसमें सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है। अमरजीत शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमरजीत, ये लंबी कतारें जो दिख रही हैं लोगों की परेशानी बढ़ाती हुए, अभी तक जो शिकायतें दी गई हैं उस पर क्या कोई बात बन पाई है और क्यों यहां पर ये जाम की स्थिति खत्म नहीं हो पा रही है? क्या वजह इसके पीछे है? ये देखिए, पूरी तरह से कमी अगर देखा जाए तो ठेकेदार की कमी है, क्योंकि जो है यहाँ पर जो चढ़ाव होता है तो पीपा पुल पर दियारा की ओर वो काफी ऊंचा है और उसके लिए जो है एक पाथ वे बनाना जरूरी है और वो पाथ वे सही ढंग से नहीं बने होने की वजह से ये इस बार की समस्या नहीं है, बल्कि हर बार जब पीपा पुल लगता है तब इस तरह की समस्या आती है। एक बार इस तरह के चढ़ाव की वजह से जो है लगभग जो है 15 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी थी। पीपा पुल में नदी में गंगा में गिरने जो पिकअप वैन था वो गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई थी।
उसके बाद भी नहीं सुधार हुआ और अभी भी उसी तरह के है। जो दियरा के लोग हैं उनका कहना है कि हमारे यहाँ अगर कोई मरीज हो जाता है तो वो उस पार ही जो है जाम में फंस कर मर जाएगा और अभी भी समस्या हो रही है। साथ ही जो है दियरा का क्षेत्र जो है खास करके जो है दूध पहुंचाने वाले लोगों के बहुलता है और इस वजह से जो है दूध पहुंचाने वाले लोगों को काफी समस्या होती है और ज्यादा समय अगर दूध पहुंचाने में हो जाता है तो दूध फटकर खराब हो जाता है। तो जो दूध किसान हैं उनको भी ये परेशानी झेलनी पड़ रही है और वो काफी इस बात को लेकर के नाराज हैं और उनका कहना है कि ये समस्या समाधान नहीं हुआ तो इसका जो है विरोध भी करेंगे। जी, तो अमरजीत, क्योंकि लगातार ये जो जाम की स्थिति है, जैसा कि आप ही बता रहे हैं कि हर दिन लोगों की परेशानी ऐसी वहां पर दिखती है और ये जो पीपा पुल है ये कई जगहों को जोड़ता है, 6 पंचायतों की लाइफलाइन ये है। तो ऐसे में किसी अधिकारी से बातचीत हुई क्या कि क्या दूसरे रास्ते को लेकर क्या उनका कहना है, कैसे इस जाम की स्थिति को खत्म किया जा सकता है? जी देखिए, इसका एक ही उपाय है कि पाथवे सही ढंग से बनाया जाए। जो पीपा पुल से दियरा की ओर जुड़ता है वो सही ढंग से अगर बनाया जाएगा तभी जो है इस समस्या का समाधान होगा और ये समस्या का समाधान मात्र एक ही उपाय है, पाथवे। दूसरा कोई उपाय नहीं है क्योंकि दूसरा कोई पुल नहीं है। अगर दूसरा कोई पुल रहता तब इस समस्या का समाधान दूसरा सोचा जाता, लेकिन ये एकमात्र समाधान जो है पाथवे को सही करना और पीपा पुल से जो चढ़ाव होता है, जो चट्टी लगा हुआ होता है, उसको सही ढंग से रास्ता बना करके जो है वो दियरा की ओर बनाना, तभी जो है ये संभव हो पाएगा और वो जो काफी ऊंचा चढ़ाव होता है उसे रास्ता बना करके बराबर किया जाएगा, तभी ठीक होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमरजीत तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, अब तक कोई व्यवस्था और दिख नहीं रही है। 6 पंचायतों को ये पीपा पुल जोड़ता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप हालात देख सकते हैं, फिसलन भरा चढ़ाव है, गाड़ियां पलट जाती हैं, लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं और घंटों जाम में फंसकर परेशान होते हैं। और एक अहम जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, देश में आज से जनगणना की शुरुआत की जा रही है। देखिए, ये देश में आज से जनगणना 2027 की शुरुआत हो रही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास है, पहली बार इसे पूरी तरीके से डिजिटल तरीके से अपनाया जा रहा है। ये भारत की 16वीं जनगणना और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है और इस बार जनगणना में स्वगणना की सुविधा भी आपको दी जा रही है, जिससे कि नागरिक खुद ऑनलाइन अपनी जानकारी भर सकेंगे। मोबाइल ऐप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वगणना पोर्टल पर जाकर आप हिंदी और अंग्रेजी समेत 16 भाषाओं का इस्तेमाल करके आप अपनी जानकारी दे सकते हैं। सरकार के मुताबिक डिजिटल जनगणना से प्रक्रिया तेज होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और ये ज्यादा सटीक बन पाएगी। और चलिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर आपको जानकारी देते हैं। असम का दौरा, क्योंकि देखिए असम में चुनाव और वहां पर सियासत काफी तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम दौरे के दौरान डिब्रूगढ़ के चाय बागान पहुंचकर वहां काम कर रहे लोगों को भी चौंका दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अचानक से प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच गए महिलाओं के बीच, जो महिलाएं चाय बागान में काम कर रही थी। प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं चाय बागानों में कैसे चाय की पत्तियां तोड़ी जाती हैं। वो महिलाओं से मिलकर उनसे सीख रहे थे, समझ रहे थे। इस दौरान सेल्फी भी ली गई है। पीएम का ये अंदाज महिलाओं को काफी पसंद आया है और प्रधानमंत्री मोदी ने चाय बागान की तस्वीरें अपने एक्स हैंडल पर भी शेयर की। चाय बागान की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए पीएम ने लिखा कि चाय असम की आत्मा है, यहाँ की चाय ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। आज सुबह डिब्रूगढ़ में मैं एक चाय के बागान में गया, वहां काम करने वाली महिलाओं से बातचीत की है और ये मेरे लिए एक बहुत ही यादगार अनुभव था। और आज 1 अप्रैल है और आज से देखिए कई बदलाव किए जा रहे हैं। कुछ अहम बदलाव जो आपको जानना बहुत जरूरी है, इसकी जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं। एटीएम से अगर आप कैश विड्रॉवल करते हैं तो ये भी बदल चुका है और बैंकिंग प्रणाली में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, नए साल के साथ ही देश की कर व्यवस्था, बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा प्रणाली में कई क्रांतिकारी बदलाव प्रभावी हो चुके हैं। आज से सरकार ने इस बार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सरलीकरण पर विशेष फोकस किया। आज से होने वाले बदलावों से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में सीधा प्रभाव पड़ेगा और इसीलिए इन नियमों को पहले से समझ लेना जरूरी है, ताकि
आपके लिए सहूलियत हो सके, ताकि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर तरीके से कर सकें। और आइए सबसे पहले जानते हैं कि आज से किन किन नियमों में बदलाव हो रहे हैं। अब आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए एक एक बदलाव हम रख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कि कौन कौन से नियम बदल रहे हैं। पीएफ को लेकर जो बदलाव किया गया है, इनहैंस सैलरी कम आपकी हो सकती है, टेक होम सैलरी कम हो सकती है अगर नए लेबर कोड लागू होते हैं। ये तमाम अहम बदलाव जो आपके लिए बहुत जरूरी है। और चलिए अब आपके सामने एक बड़ी खबर रख रहे हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की गई है। 195 रुपए 5 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। 195 से लेकर 218 तक ये महंगा हो चुका है। दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर 195 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ। और इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि कोलकाता में कमर्शियल गैस सिलेंडर 218 रुपए महंगे हो चुके हैं। दिल्ली में अगर कमर्शियल एलपीजी आप लेने जाते हैं तो अब आपको 2078 रुपए 50 पैसे इसके लिए भुगतान करने होंगे। और एक और अहम जानकारी कि 5 किलो वाला अगर आप एफटीएल सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो 51 रुपए इसके दाम बढ़ाए जा रहे हैं। जबकि सबसे जरूरी आपके लिए जानना यह है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने पहले भी ये बात कही थी कि आपकी जो जरूरत है वो प्राथमिकता पर है और उसका बहुत ध्यान रखा गया है। अब देखिए पेट्रोल को लेकर भी खबर है कि जो प्रीमियम पेट्रोल है उसके दाम बढ़ाए गए हैं। कीमत 149 रुपए से बढ़ाकर 160 रुपए किया जा रहा है। तो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़े। लग्जरी कारों को लेकर ये जो दाम भुगतान करने होंगे वो आपको देने होंगे। सिलेंडर देखिए 195 रुपए 50 पैसे से लेकर 218 रुपए महंगा हुआ है। दिल्ली में अगर आप कमर्शियल गैस सिलेंडर लेने जा रहे हैं तो 2078 रुपए 50 पैसे अब आपको देने होंगे। इसके साथ साथ आपको बताया कि 5 किलो का अगर एफटीएल सिलेंडर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो 51 रुपए इसके दाम में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। जबकि घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो ये आपको सतर्क रहना होगा इस खबर से कि अगर कोई कहता है कि एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिर्फ कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं और एफटीएल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। घरेलू गैस के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं। और अब आपके सामने सिवान से एक बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। सिवान से ये बड़ी जानकारी आ रही है जहां महाराजगंज में पुलिस टीम पर हमला किया गया है। हमले में कुछ पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। जमीन विवाद सुलझाने गई थी पुलिस, जब लोगों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। कुछ अज्ञात लोगों ने ये हमला किया है। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। हमलावरों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। महाराजगंज के रामापाली गांव की ये घटना है। नितिन मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, पुलिस टीम पर एक बार फिर से हमला किया गया है। ये पहली दफा नहीं है जब खाकी को टारगेट किया गया है। क्या वहां पर मामला हुआ था और अभी क्या एक्शन हुआ है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। ये देखिए, पूरी मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के रामापाली गांव की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 पट्टीदार आपस में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस की जब टीम गई तो वहां कुछ ग्रामीण इकट्ठा हो गए और पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में कुछ पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हुए, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें 3 महिलाएं शामिल है। और पुलिस पूछताछ करे कि आखिर पुलिस टीम पर हमला करने वाले और कौन व्यक्ति है। पुलिस इन हमलावरों को चिन्हित करने में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरह से बिहार के अलग अलग जिलों में देखा जाए तो पुलिस टीम पर हमला होता है और फिर एक बार सिवान के महाराजगंज के रामापाली गांव है, वहां पुलिस टीम पर हमला किया गया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई है और वहां से 5 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस इस मुद्दे पर सिवान एसपी ने बताया कि वहां ग्रामीणों द्वारा जमीनी विवाद कर मारपीट की सूचना मिली थी। उसके बाद जब पुलिस टीम वहां पहुंची तो हमला कर दिया गया। इस हमले में कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 हमलावरों को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल है। अन्य जो लोग हमला किए हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। जी
बहुत शुक्रिया मृत्युंजय तमाम जानकारी के लिए। तो महाराजगंज पुलिस टीम पर हमला किया गया है, इस मामले में एक्शन भी हुआ, 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हमले में कुछ पुलिसकर्मी जख्मी हैं। जमीन विवाद का मामला था जिसको सुलझाने के लिए पुलिस की टीम गांव में पहुंची थी, लेकिन पुलिस की टीम पर ही कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों में महिलाएं भी शामिल हैं और कुल मिलाकर पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। और बिहार सरकार के कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति जनता के सामने रखी है, जिसमें कई चौंकाने वाली बातें भी हैं। और किस तरीके से संपत्ति को सामने जनता के सामने रखा गया और उसमें क्या खास बात है ये भी समझ लीजिए। देखिए, मुख्य सचिव डीजीपी से लेकर ग्रुप डी तक के कर्मचारी जिन्होंने अपनी संपत्ति सार्वजनिक की है, डीजीपी विनय कुमार के पास नगद के नाम पर कुछ नहीं है। इन्होंने बचत खाते में 30,06,000 रुपए से अधिक की राशि जमा कर रखी है। टर्म डिपॉजिट के तौर पर लगभग 2 लाख रुपए उन्होंने जमा रखी है और डीजीपी से ज्यादा उनकी पत्नी के पास अचल संपत्ति है। इसके अलावा सीएम के तीनों सचिवों से ज्यादा अमीर उनके ओएसडी गोपाल सिंह हैं। तो प्रत्यय अमृत मुख्य सचिव जो हैं उनकी अचल संपत्ति देखिए, जीवन बीमा प्रीमियम 17,840 है, पत्नी का एलआईसी प्रीमियम 21,000 से ज्यादा है। और इसके साथ साथ गुरुग्राम में 1500 वर्ग फीट का इनका फ्लैट है, कीमत 16.79 लाख रुपए इसकी बताई जा रही है। बचत खाते में पैसे जो हैं 30,06,000 रुपए। विनय कुमार जो कि डीजीपी हैं, उनकी संपत्ति जब सार्वजनिक हुई तो ये देखिए कि बहुत कम उनके पास संपत्ति है। टर्म डिपॉजिट भी उनके पास बहुत ज्यादा नहीं है। विनय कुमार की पत्नी उनसे ज्यादा अमीर दिखती हैं, पत्नी के पास अचल संपत्ति जो है उनसे ज्यादा है। चल संपत्ति 1.31 करोड़ रुपए है। धर्मेंद्र सिंह जो कि सचिव हैं सहकारिता विभाग में, उनकी संपत्ति अब आपके सामने रख रहे हैं। कुल संपत्ति 1.31 करोड़ रुपए है और इसके साथ साथ जमीन भी है। और सबसे खास बात देखिए कि जो सीएम के तीनों सचिव हैं उनसे ज्यादा अमीर ओएसडी गोपाल सिंह है। तो धर्मेंद्र सिंह जो कि सचिव हैं, उनका ब्यौरा जो रखा गया, जो उनके हिसाब से संपत्ति सार्वजनिक की गई है, उसमें बॉन्ड भी 25.78 लाख रुपए का है। खुद के पास 30 ग्राम और पत्नी के पास 590 ग्राम सोना है। और अब आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखने जा रहे हैं जो दिल्ली से सामने आ रही है। हनुमान जयंती को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। हनुमान जयंती से पहले हाई अलर्ट पे दिल्ली में मंदिरों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। धार्मिक जुलूस में 500 लोगों की सीमा भी तय कर दी गई है और जुलूस में हथियार ले जाने पर रोक लगा दी गई है। हथियारों का प्रदर्शन जुलूस में नहीं हो सकता। 3 दिन पहले आतंकी शब्बीर अहमद को गिरफ्तार किया गया था। आतंकियों के निशाने पर मंदिर थे। आतंकी शब्बीर अहमद से पूछताछ में ये बात सामने आई थी कि कालका जी मंदिर की रेकी की गई थी। इसके अलावा दिल्ली की कई जगहों की रेकी हुई थी जिसमें मंदिरों को टारगेट किया जा रहा था और हनुमान जयंती के मद्देनजर ये फैसला किया गया है। हाई अलर्ट पर दिल्ली है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है मंदिरों की। धार्मिक जुलूस में 500 लोगों की सीमा तय की गई है। जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता क्योंकि 3 दिन पहले जो इनपुट मिले आतंकी शब्बीर अहमद से, उसके बाद ये सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। और अब आपके सामने खबर रख रहे हैं उज्जैन से, जहां पर बॉलीवुड सितारे महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आ रही हैं सामने जिसमें अक्षय कुमार भी महाकाल के दर पर पहुंचे। ये तस्वीर देखिए, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया ने ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए। मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से कलाकारों का स्वागत किया गया है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे जब बॉलीवुड सितारे महाकाल के दर पर पहुंचे। भगवान के दर्शन उन्होंने किए। मंदिर प्रबंधन समिति की तरफ से सम्मान उनका किया गया है। टाइगर श्रॉफ को आप देख रहे हैं, डिंपल कपाड़िया पहुंची थी, अक्षय कुमार भी आपको इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। देश के लिए, सबके लिए, परिवार के लिए और पूरे देश के लिए कामना की है और बस यही कामना की है कि हमारा देश हमेशा अव्वल रहे और हमेशा बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे।
और अगली खबर आपके सामने खगड़िया से रख रहे हैं, जहां पर गंगा की कटाव की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। कई बार इसकी शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में लोग गंगा मैया की शरण में हैं। गंगा मैया से गुहार लगाई जा रही है कि वो अपने कटाव को खत्म करें, क्योंकि गांव का अस्तित्व संकट में है। दिखाते हैं आपको इसी पर रिपोर्ट। भगवान के सहारे लोग गंगा मैया से गुहार। लोगों की भूख हड़ताल। गंगा नदी से कटाव की वजह से खगड़िया के कई गांवों पर उनके अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। कटाव की वजह से लोगों की हजारों एकड़ जमीन गंगा नदी में समाहित हो गई। ये कटाव कोई हाल में नहीं हुआ है, बल्कि कई वर्षों से ये कटाव चल रहा है। जन नेताओं ने जो भी अधिकारी थे सबों ने आश्वासन तो दिया, लेकिन जो निदान होना चाहिए अभी तक नहीं हो सका। आश्वासन पर आश्वासन ही मिले, लेकिन जब किसी ने नहीं सुनी तो ग्रामीण ने मथार पंचायत में गंगा किनारे 1 दिवसीय उपवास रखा और सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने हाथ में पान और फूल लेकर के गंगा पूजन किया। तो वहीं लोगों ने गंगा मैया से गुहार लगाई कि गंगा मैया लौट जाएं। अस्तित्व पर सवाल खड़ा है और सरकार से अनुरोध करते हैं कि सरकार इस पर अविलंब बंडाल का निर्माण कराए, ठोकर का निर्माण कराए, जिससे गंगा की धारा यहाँ से परिवर्तित हो और हम लोग का हजारों एकड़ जमीन कटने से बच जाए और ये 5 पंचायत विस्थापित होने से बच जाए, हजारों आबादी विस्थापित। हम सिर्फ सरकार से अनुनय और विनय करने के लिए आए हैं। गंगा किनारे उपवास कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता भी ग्रामीणों की मदद के लिए आगे आए। हे गंगा माँ, आप बख्श दीजिए, ये पीढ़ी के लोग तो जी लिए, आने वाला पीढ़ी बचेगा कि नहीं बचेगा, हे गंगा माँ इस पीढ़ी को बचा लीजिए। ग्रामीणों की सरकार से ये मांग है कि गंगा किनारे जल्द से जल्द बंडाल बनवाया जाए, जिससे कटाव से छुटकारा मिल सके और गाँव का अस्तित्व बच जाए, सैकड़ों लोग विस्थापित होने से बच सके। खगड़िया से संवाददाता दिग्विजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अगली खबर अब आपके सामने वैशाली से रखने जा रहे हैं, जहां पर युवक को गोली मारी गई है। बेखौफ बदमाश दिखे हैं जिन्होंने युवक को गोली मार दी है। अब इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस जुटा रही है। घटना करताहा थाना क्षेत्र स्थित घटारू गांव की बताई जा रही है। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। लोगों को देखते ही वहां से बदमाश मौके से फरार हो गए और इसके बाद ही ग्रामीणों ने तुरंत घटना की जानकारी स्थानीय थाना की पुलिस को दी, जो पुलिस अब मौके पर आपको दिखाई दे रही है। मौके पर पुलिस पहुंची, मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। क्या कोई पहले से विवाद है और अपराधी के ये मंशा क्या थी अपराधियों की गोली चलाने के पीछे की, अब इसकी पड़ताल भी की जा रही है। दोनों भाई वहाँ पर? हाँ, दोनों, एक भाई पकड़ा था, एक भाई गोली चलाया। उसका पिता का नाम? उसका पिता का नाम रजिश्री सिंह। इससे कोई तरह का विवाद वगैरह पहले से चलता था? हाँ चलता था, मतलब पी के वो लड़का मतलब पियक्कड़ है। पी के 2 दिन पहले पी के मतलब वो गाली दे रहा था, तो कोई भी सर गाली देगा तो कोई भी हाथ उठाएगा ही। तो वही बात के लिए वो अब किसी के दूरा पे चढ़ के माँ बहन को गाली दीजिएगा तो ऐसा तो चलता नहीं है सर। तो यही बात के लिए वो एक आध झपट मारा था, तो इसी बात के लिए अभी हुआ है सर। सूचना मिली है कि एक विवेक कुमार सिंह है, उसको आपसी विवाद में गोली मारी गई है और वो जख्मी अवस्था में उसको इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, लेकिन बाद में उनके परिजन उनको गणपति अस्पताल लेकर गए हैं और वहां पर पुलिस पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं और उसका इलाज चल रहा है। और अगली खबर अब आपके सामने मोतिहारी से रखने जा रहे हैं, जहां पर मधुबन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति काफी बदहाल दिखी है। औचक निरीक्षण के लिए जब वहां पर नेता पहुंचे हुए थे तो काफी गुस्से में दिखाई दिए। औचक निरीक्षण पर पहुंचे विधायक व पूर्व मंत्री राणा रणधीर को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी इंद्रजीत कुमार अनुपस्थित मिले। विधायक का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचते हैं। शिकायत के बाद भी इस पर कार्रवाई अब तक नहीं हुई। सिविल सर्जन से कई बार इस बात की शिकायत की गई। हालात जस के तस बने हुए हैं। इंजरी रिपोर्ट के नाम पर अवैध वसूली के भी आरोप लगे हैं। यहाँ पर मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। अचानक नहीं है, मैंने सोचा है कि ऐसे ही CHC का हालचाल लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य
वो महत्वपूर्ण विषय होता है। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने सिविल सर्जन साहब को भी सूचना दी है कि यहाँ के प्रभारी महोदय ड्यूटी पर नहीं रहते। और अगली खबर अब आपके सामने कटिहार से रखने जा रहे हैं, जहां पर सड़क निर्माण में गड़बड़ी दिखी है। लोगों का आरोप है कि गुणवत्ता से समझौता किया गया है। दरअसल कटिहार नगर निगम के वार्ड नंबर 2 से ये खबर है, जहां गौशाला मोहल्ले में सड़क निर्माण में भारी लापरवाही का मामला सामने आया। आरोप है कि मिट्टी की जगह मेडिकल कचरे और पेवर ब्लॉक बिछाकर सड़क तैयार की जा रही है, जिससे कि हल्की बारिश में ही सड़क धंसने लगती है। दुर्गंध यहां पर फैल जाती है। कई लोगों के पैरों में जख्म की शिकायत भी आ गई है। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य पर रोक लगाकर गुणवत्तापूर्ण सड़क बनाने की मांग की है। नगर आयुक्त ने मामले की जांच का भरोसा दिया है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है कि गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है, सड़क निर्माण में धांधली की जा रही है। हल्की बारिश के साथ ही गुणवत्ता की पोल खुल जाती है। कचरे का इस्तेमाल हो रहा है इसमें, जिसकी वजह से ये सड़क बार बार बनती है लेकिन बार बार खराब हो जाती है। नगर निगम ने जांच का भरोसा दिया है। सड़कों का निर्माण दो तरह से होता है, विभागीय या टेंडर के माध्यम से। तो हम लोग एसेस कर लेते हैं किस तरह से उसका निर्माण किया जा रहा है और पूरा क्वालिटी की जांच कराने के पश्चात ही उसमें कोई कार्रवाई होगी। जांच के बाद आगे बिल्कुल। और अगली खबर